नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। जब से बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का कद बढ़ा है, तब से चाचा पशुपति पारस को झटके पर झटका लग रहा है। बीजेपी ने चिराग पर भरोसा जताते हुए चाचा को साइडलाइन कर दिया है। ऐसे में चाचा की मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में दरकिनार किए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री पारस को आगामी बिहार उपचुनाव में भी बड़ा झटका लगा है। भोजपुर जिले की तरारी सीट पर जिस चेहरे के दम पर पारस हुंकार भर रहे थे, उन्होंने अपना पाला बदल लिया है और जिसने पशुपति को एक करारा झटका दिया है। तो चलिए इसी खबर पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में। पशुपति पारस को 440 वोल्ट का झटका, तरारी सीट पर बदल गया समीकरण। पारस के चहेते ने दिया धोखा, बीजेपी ने कर दिया बड़ा खेला। भोजपुर जिले की तरारी सीट से 4 बार विधायक रहे सुनील पांडे ने पारस का साथ छोड़ दिया है और अब वे बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। बीजेपी उन्हें आगामी उपचुनाव में टिकट दे सकती है। बता दें कि सुनील पांडे के दम पर ही रालोचपा ने बीजेपी से तरारी सीट की डिमांड की थी, लेकिन अब पशुपति पारस के साथ ही खेला हो गया है। जानकारी के मुताबिक सुनील पांडे ने मंगलवार को पशुपति पारस की पार्टी रालोचपा को अलविदा कह दिया। वे आगामी 16 अगस्त को पटना स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। चर्चा है कि बीजेपी उन्हें तरारी उपचुनाव में एनडीए का प्रत्याशी बना सकती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ा था और दूसरे स्थान पर रहे थे। पिछले चुनाव में तरारी सीट पर बीजेपी को भी करारी हार का सामना करना पड़ा था। बता दें कि तरारी से विधायक रहे सीपीआई माले के सुदामा प्रसाद गौतम हाल ही में लोकसभा चुनाव में आरा से जीतकर सांसद बने थे, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद इस सीट पर उपचुनाव होना है। तरारी के अलावा 3 अन्य सीटें रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज पर भी उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। एनडीए में बेलागंज जेडीयू तो इमामगंज जीतन राम मांझी की हम के खाते में जाने तय हैं। इसके अलावा अन्य 2 सीटें तरारी और रामगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी उतारे जाने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर सुनील पांडे क्षेत्र के चर्चित नेता हैं। वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी से 4 बार विधायक रह चुके हैं। बाद में उन्होंने जेडीयू छोड़ दी और निर्दलीय चुनाव लड़ते रहे। इसके बाद वे पशुपति पारस की रालोचपा में आ गए। पारस की पार्टी ने सुनील पांडे के दम पर बीजेपी एवं जेडीयू पर तरारी सीट पर चुनाव लड़ने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। इस बीच बीजेपी ने बड़ा खेल करते हुए पांडे को अपने खेमे में ले लिया है। ऐसे में एक बार फिर पारस को खाली हाथ रहना पड़ेगा। बता दें कि इस साल हुए लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने चिराग पासवान के गुट वाली लोजपा रामविलास को तरजीह दी थी और रालोचपा को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। इससे नाराज होकर पारस ने केंद्रीय पद से इस्तीफा भी दे दिया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने कहा कि तरारी पर हमारा दावा स्वाभाविक है। पिछले लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं दिए जाने के बावजूद रालोचपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने अपना वादा निभाया और एनडीए में ही बने रहने का फैसला लिया था। ऐसे में उपचुनाव में तरारी सीट रालोचपा को ही मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रालोचपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील पांडे इस सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ा था और 63,000 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे। 2015 के चुनाव में भी लोजपा की उम्मीदवार गीता पांडे तरारी में महज 272 वोटों से हारी थी। बता दें कि तरारी विधानसभा सीट एनडीए के अंदर पूर्व में जेडीयू के पास रही। सुनील पांडे जेडीयू के टिकट पर ही चुनाव लड़ते और जीतते भी रहे। 2020 के विधानसभा चुनाव में यह सीट बीजेपी के खाते में चली गई। पार्टी ने यहां से कौशल कुमार को टिकट दिया था। पिछले चुनाव में सीपीआई माले के सुदामा प्रसाद जीते। बीजेपी यहां पर तीसरे नंबर पर रही, जबकि निर्दलीय सुनील पांडे दूसरे स्थान पर रहे। पांडे 2000 से 2010 के बीच लगातार तरारी से चुनाव जीतते रहे हैं। बीजेपी की परीक्षा में कामयाब रहे चिराग। पिछले 5 साल चिराग पासवान की राजनीति के लिए बेहद कठिन रहा। 2020 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनके पिता रामविलास पासवान का निधन हो गया। इसी बीच एनडीए में जदयू के विरोध के कारण लोजपा को उचित सीटें नहीं मिली, जिसके बाद चिराग पासवान ने विद्रोह कर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। जदयू के उम्मीदवारों के खिलाफ पूरे राज्य में उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए, जिसका नुकसान नीतीश कुमार की पार्टी को उठाना पड़ा। इस दौरान भी चिराग पासवान ने बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारे थे।
पार्टी में टूट के बाद चिराग पासवान को रामविलास पासवान का दिल्ली स्थित बंगला भी खाली करना पड़ा। इस दौरान चिराग पासवान काफी भावुक हो गए थे, लेकिन उन्होंने इस दौरान भी पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। चिराग हमेशा से अपने आप को पीएम मोदी का हनुमान बताते रहे हैं। नीतीश के करीबी हैं पशुपति पारस। पशुपति पारस बिहार की राजनीति में लगभग 50 साल से सक्रिय हैं। रामविलास पासवान के साथ उस दौर में उन्होंने कार्य किया है जब रामविलास बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ राजनीति करते थे। पशुपति पारस के नीतीश कुमार के साथ भी रिश्ते अच्छे रहे हैं। लोजपा में टूट के लिए भी जानकार जदयू को जिम्मेदार मानते हैं। पशुपति पारस नीतीश कुमार के कैबिनेट का हिस्सा भी रह चुके हैं। हालांकि जब नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ा था, फिर भी वो एनडीए में बने रहे थे, लेकिन जदयू से उनकी नजदीकी बीजेपी की तुलना में अधिक रही है। ऐसे में पशुपति पारस के साथ बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के रिश्ते बहुत मजबूत नहीं रहे, जिसका नुकसान पारस को उठाना पड़ा। महागठबंधन से आया था चिराग को न्योता। चिराग पासवान की सक्रियता और रामविलास पासवान की विरासत उनके काम आ गई। बिहार की राजनीति में माना जाता रहा है कि रामविलास पासवान वोट ट्रांसफर करवाने के मामले में सबसे बड़े नेता थे। लंबे समय तक यह कहा जाता रहा है कि रामविलास पासवान जिधर जाते हैं जीत उस गठबंधन की होती है। चिराग के संभाव में उमड़ रही भीड़ के बाद हाल के दिनों में चर्चा थी कि उन्हें महागठबंधन की तरफ से भी बड़े ऑफर दिए जा रहे थे। लोजपा और राजद के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे। ऐसे में बीजेपी के अंदर इस बात की आशंका थी कि अगर पशुपति पारस को तरजीह दी गई तो शायद चिराग एनडीए को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। चिराग ने पूरे बिहार में खड़ा किया संगठन। पार्टी में सबसे बड़ी टूट के बाद चिराग पासवान ने दिल्ली से लेकर बिहार तक जमकर मेहनत की। चिराग पासवान पूरे बिहार की यात्रा पर निकले। जगह जगह चिराग पासवान के द्वारा सभाएं की गई। इस दौरान उनकी सभाओं में युवाओं की भारी भीड़ उमड़ी। चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव में लगभग 130 उम्मीदवारों को उतारकर अपनी पार्टी का एक संगठन खड़ा कर लिया। चिराग पासवान ने पार्टी में टूट के बाद भी पीएम मोदी के समर्थक मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ बनाकर रखी। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जैसे मुद्दों पर वो लगातार मुखर रहे। नीतीश कुमार की सरकार पर भी वो लगातार हमलावर दिखे। मजबूत है बीजेपी और चिराग का रिश्ता। चिराग पासवान की राजनीति में एंट्री फिल्मी दुनिया से हुई थी। राजनीति में उनके आने के कुछ ही दिनों बाद रामविलास पासवान राजद से गठबंधन तोड़कर एनडीए में शामिल हो चुके थे। रामविलास पासवान के इस फैसले में भी चिराग पासवान की भूमिका बताई जाती रही है। बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ उनके बेहद अच्छे रिश्ते रहे। साल 2020 में जब जदयू के साथ विवाद के बाद चिराग ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, तो बीजेपी और आरएसएस से जुड़े कई नेताओं ने उनकी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। चिराग निकले ज्यादा लॉयल। चिराग पासवान ने सारे अपमान झेले। पिता की खड़ी की हुई पार्टी को चाचा के स्वार्थ के कारण विभाजित होते देखा। पारस की बेईमानी के कारण मंत्री पद से वंचित हो गए। इतना ही नहीं, जिस बंगले में जन्मे उस बंगले को भी छोड़ना पड़ गया। वह भी चाचा के कारण उनसे छीन लिया गया। फिर भी वे कभी भाजपा या पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुखर नहीं हुए। पशुपति पारस ने ठीक इसके उल्टा काम किया। सीटों के बंटवारे में हाजीपुर सीट वे छोड़ने को तैयार नहीं हुए। इतना ही नहीं, नाराजगी का इजहार उन्होंने मीडिया के सामने भी कर दिया। सार्वजनिक मंचों पर भी वे हाजीपुर सीट को लेकर अड़े रहे और भाजपा को इशारों में बहुत कुछ सुना दिया। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि एनडीए की सूची के अधिकृत ऐलान के बाद वे कोई भी फैसला ले सकते हैं। कोई भी फैसले से उनका तात्पर्य साफ था कि वे एनडीए का साथ भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अब यह साफ नजर आ रहा है कि पारस की राह एनडीए में मुश्किल है। अब पशुपति पारस आगे क्या फैसला लेते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।